आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप अपना इनकम टैक्स जो है सेव कर सकते हैं। वीडियो में मैं दोनों टाइप से डिस्कस करूंगी। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है तब आपको कौन कौन सी डिडक्शन मिल जाएगी, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट भी नहीं की तो उस केसेस में आपको भी बहुत सारी डिडक्शंस मिल जाती है। वो क्या क्या डिडक्शंस है वो भी करेंगे हम डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है प्लस बेनिफिशियल लग रही है तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल नॉलेज फेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। प्लस लाइक एंड शेयर तो करते रहिए। और अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना नंबर जो है वो मेंशन कर दिया। हाउ टू सेव इनकम टैक्स, हम इनकम टैक्स कैसे सेव कर सकते हैं। तो वीडियो में मैं आपके साथ सारी डिडक्शन और एग्जाम्पशन डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये एग्जाम्पशन और डिडक्शन कैसे वर्क करती है। सपोज लेट्स से एन एग्जांपल, आपकी जो टोटल इनकम है वो 10 लाख रुपए की है। तो अगर आप एलिजिबल हो ये डिडक्शन एग्जाम्पशन क्लेम करने के लिए और आपके एग्जाम्पशन और डिडक्शन का अमाउंट जो है वो 2 लाख है, तो उस केस में हम जो 2 लाख है इजिली डिडक्ट कर सकते हैं और आपका 8 लाख पे ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या डिडक्शन एग्जाम्पशन है। सबसे पहले इन केस अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपके लिए सबसे पहले डिडक्शन आती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। सैलरीड आपकी सैलरी आ रही है या फिर आपकी पेंशन इनकम आ रही है तो उस केस में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन, आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको 50,000 तक के डिडक्शन आराम से आप एलिजिबल हो लेने के लिए। जैसे कि इन केस अगर आपकी 6 लाख की सैलरी आती है तो 50,000 की आपको डिडक्शन मिल जाएगी इजिली। कोई भी पर्सन ले सकता है, कोई क्राइटेरिया नहीं है या ना फिर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, हर किसी पर्सन को अवेलेबल है। और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करें या फिर न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करें, दोनों ही केसेस में मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर तक, दैट मींस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 तक यहाँ पर सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ये डिडक्शन मिलती थी। लेकिन इस साल से दैट मींस फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 से जो डिडक्शन है ये हर पर्सन, हर दोनों ही टैक्स रिजीम में ही मिलने लग गई है। नेक्स्ट है हमारी 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन। इन केस अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और आपने वो रेंट पे दे रखी है, लेट आउट कर रखी है, तो उस केस में आपकी जो रेंटल इनकम आती है उसको उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है। वो किस में आती है, हाउस प्रॉपर्टी के इनकम में। तो उस केस में आपकी जो रेंट इनकम रिसीव होती है उस पे आपको 30% जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। इस पे भी आपको कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, हर किसी पर्सन को मिल जाती है अगर उसकी रेंटल इनकम है। सपोज लेट्स एन एग्जांपल, आपकी जो रेंटल इनकम है वो 90,000 है तो उस केस में आपको 30% तक ऑफ मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी और सिर्फ आपको 70% पे ही टैक्स पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाती है। लेकिन इसके साथ एक और चीज है, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हो तो ही आपको 24A की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करने वाले हैं तो आपको ये स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं अवेलेबल होगी। नेक्स्ट जो केस है इंटरेस्ट ऑन होम लोन। अगर आपने कोई होम लोन लिया है तो उसको आपको ईएमआई पे करनी पड़ती है। ईएमआई के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट, एक होता है इंटरेस्ट अमाउंट। तो जो आप इंटरेस्ट पे करते हो उस पे भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है इनकम टैक्स में। वो किस सेक्शन में मिलती है, सेक्शन 24B में। तो देखो, अगर आप सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्युपाइड है, आप खुद ही रह रहे हो, तो उस केस में आपने कंस्ट्रक्शन या परचेज करने के लिए हाउस प्रॉपर्टी लिया तो उस केस में आपको 2 लाख तक की डिडक्शन मिल जाएगी। इन केस अगर आपने जो इंटरेस्ट है वो 3 लाख पे किया, लेकिन अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्युपाइड है उस केस में आपको सिर्फ 2 लाख तक ही डिडक्शन मिलेगी, पूरी की पूरी 3 लाख की नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने रिपेयर करने के लिए लोन लिया है तो उस केस में आपकी जो डिडक्शन है वो 30,000 तक की मिलेगी। और सेल्फ ऑक्युपाइड का केस है तो सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही डिडक्शन मिलेगी, न्यू टैक्स रिजीम में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है जिसपे आपने होम लोन लिया है उसको आपने लेट आउट की हुई है, रेंट पे दे रखी है, तो उस केस में आपको इंटायर इंटरेस्ट अमाउंट अलाउड है डिडक्शन के लिए, जो मैंने आपको 3 लाख का केस बताया था। तो यहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टी आपको लेट आउट है तो आपको 3 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी। उस केस में आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड है तो उस केस में आपको सिर्फ 2 लाख तक की ही डिडक्शन मिलेगी। और यहाँ पर एक और चीज है, दोनों ही केसेस में ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, दोनों ही केसेस में हमें डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करें तो उस केस में जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो रेंटल अमाउंट तक की ही मिलेगी। जितना आपका रेंट अमाउंट है उतने की मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। क्लियर। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हो तो तब कोई लिमिट नहीं है आपकी, कितने भी लिमिट की आप डिडक्शन ले सकते हो सेक्शन 24B में। क्लियर। देन हम बात करते हैं एचआरए। एचआरए हमारा सैलरी का ही कंपोनेंट होता है। तो एचआरए कब मिलता है, अगर हम रेंट पे रहते हैं तो उस केस में हम एचआरए के डिडक्शन जो है इजीली अवेल कर सकते हैं सेक्शन 10(13)A में। एचआरए assumption is allowed at least of the below, जितना आपको एचआरए रिसीव्ड हुआ है। तो 40% ऑफ सैलरी जो नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी की, 50% अगर आप
मेट्रो सिटीज में रह रहे हो जैसे कि मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, या फिर एक्चुअल रेंट जितना आपने पेड किया माइनस 10% ऑफ सैलरी, और सैलरी में आप इंक्लूड करोगे बेसिक पे भी, डीएनएस अलाउंस भी और एक फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन भी। चलो तो एक एग्जांपल लेकर हम समझते हैं कि एचआरए की आप कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको एचआरए जो मिला है वो है 2 लाख रुपए का, आपने जो रेंट है पे किया है वो 2,40,000 रुपए का, और आपकी जो सैलरी है वो है 10 लाख रुपए की, तो आपको एचआरए की कितनी एग्जम्पशन मिलेगी एचआरए की? सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि हमने कितना एचआरए हमें कितना रिसीव्ड हुआ है, वो है 2 लाख रुपए का। देन हमारा क्या है, सेकंड केस जो था 50% ऑफ कितना सैलरी है, तो सैलरी का 50%, अगर हम देखो यहाँ पर हम किस केस में रह रहे हैं, हम किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या 50% ऑफ सैलरी की है, तो यहाँ पर अगर मैं 50% देखूँ तो मेरी कितना आएगा 10 लाख पे 5 लाख रुपए। तो एक एचआरए कितना मुझे रिसीव्ड हुआ है, दूसरा मेरा 50% ऑफ सैलरी, तीसरा मुझे क्या चेक करना है कि कितना मैंने रेंट पेड किया है। देखो यहाँ पर तीसरा वाला क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड मेरा कितना है माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो यहाँ पर मैं देखती हूँ रेंट पेड मेरा कितना है 2,40,000 रुपए, और 10% ऑफ सैलरी दैट मीन्स 10% ऑफ 10 लाख, तो कितना हो गया 1 लाख, दैट मीन्स मेरा कितना आएगा 1,40,000। तो 2 लाख, 5 लाख और 1,40,000 में से मेरा लिस्ट कौन सा है, 1,40,000। तो मेरा जो देखो यहाँ पर जो है एचआरए मेरा 2 लाख रिसीव हुआ है, और अगर मैं इन लिस्ट ऑफ फॉलोइंग में देखूँ 2 लाख, 5 लाख और 1,40,000 में लिस्ट क्या है 1,40,000, 1.4 लाख, तो सिर्फ मुझे 60,000 पे ही टैक्स पे करना पड़ेगा, मेरा 1,40,000 एग्जाम्प्ट होगा। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा 1,40,000 आपको सेक्शन 1013A में आपको डिडक्शन इजिली अलाउड हो जाएगी, तो इसकी कैलकुलेशन जो है आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर 50% अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई में रहते हैं, अगर आप किसी और स्टेट्स में रहते हैं, इसके अलावा किसी और सिटी में रहते हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पर 40% ही अलाउड होगा। क्लियर यहाँ पर एचआरए? ये जो एचआरए की डिडक्शन है ये सिर्फ हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलती है, न्यू टैक्स रिजीम में इसको हम नहीं ले सकते है। एटीसी की डिडक्शन बहुत कॉमन पॉपुलर डिडक्शन है, ये एलआईसी में, पीपीएफ में, सुकन्या समृद्धि योजना में, म्यूचुअल फंड में 5 इयर्स की एफडी कराते हैं, ट्यूशन फीस की भी, यूलिप की भी, ये सारी जो डिडक्शंस है ये हमें एटीसी में मिलती है, ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलती है, और ये अप टू 1.5 लाख ही मिलती है, इससे ज्यादा नहीं मिलती। तो इन सबका जो टोटल है, जैसे अगर आप एलआईसी में 1 लाख कराए, सुकन्या समृद्धि में 1 लाख कराए, एफडी आपने 1 लाख की कर दी, तो इन सबको कंसोलिडेट करके चेक किया जाता है, तो वो आपके 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलती हो बेसिक से, लेकिन आपको डिडक्शन जो है वो 1.5 लाख से ज्यादा नहीं मिलती। देन है 80CCC फॉर अमाउंट डिपॉजिट इन एन्युटी प्लान ऑफ एलआईसी और अदर इंश्योरर फॉर अ पेंशन रेफर्ड इन सेक्शन 1023 23AA भी, तो ये भी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलेगी। यहाँ पर भी अगर आप इस एन्युटी प्लान ऑफ एलआईसी में कुछ डिपॉजिट कराते हैं या फिर पेंशन में, तो उस केस में आपको 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिलेगी। नेक्स्ट जो है, अगर आप 80CC-T1 कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं एनपीएस में, एनपीएस में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उस केस में भी आपको सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्शन मिलेगी, और अगर आप एम्प्लॉयड है किसी के अंडर, तो आपको 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए की मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उस केस में आपको 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम की डिडक्शन जो है वो मिल जाएगी। तो एनपीएस की डिडक्शन भी बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं सेक्शन 80CC-D1 में। देन एक सेक्शन है 80CCC-E, जिसमें हमने अभी जो 3 इन्वेस्टमेंट पड़ी है, एलआईसी वगैरह की, पीपीएफ की, यहाँ पर हमने कोई इंश्योरर में किया या फिर एनपीएस में किया है, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि एक तो हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेगी, प्लस टोटल जो है ना इन तीनों में, उसमें टोटल आपका 1.5 लाख से आपको ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगी। मतलब कि अगर आपने इन तीनों में ही इन्वेस्टमेंट की है तो इन तीनों में टोटल मिला के आपको 1.5 लाख तक की मिलेगी, इससे ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। एक इस सेक्शन में बोल रहा है हमें 80CC-E में बात कर रहा है कि इन तीनों सेक्शन को कंसोलिडेट करके चेक करना है, उससे 1.5 लाख से ज्यादा हम डिडक्शन जो है नहीं क्लेम कर सकते। नेक्स्ट जो है डिडक्शन है आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू अग्निवीर कॉर्पस फंड, तो ये जो है डिडक्शन आपको दोनों ही टैक्स रिजीम में मिल जाएगी, चाहे आप ओल्ड में जा रहे हो चाहे आप न्यू में जा रहे हो। यू कैन क्लेम अ डिडक्शन इक्वल टू द एंटायर अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय, जितना आपने टोटल अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है फुल 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कोई कंट्रीब्यूशन दिया है अकाउंट ऑफ एसएससी, तो उसकी भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों ही टैक्स रिजीम में, चाहे आप ओल्ड में जा रहे हो चाहे आप न्यू में जा रहे हो, दोनों ही में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट हमारी आती है 80CC-D1B। अभी हमने जो एनपीएस की 80CC-D1 में भी की थी बात, तो इन केस अगर आपने जो एनपीएस में 2 लाख रुपए डिपॉजिट कराया है, तो उस केस में आप 80CC-D1 में जो है
एनपीएस के डिडक्शन ले सकते हो 1.5 लाख और 80 सीसीडी 1बी में भी 50,000 और ले सकते हो। तो यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि जो आउटसाइड लिमिट, ये जो 50,000 की जो मिलेगा आपको डिडक्शन, वो आउटसाइड द लिमिट ऑफ 1.5 लाख है। यहाँ पर आप डिडक्शन एनपीएस की डिडक्शन 50,000 तक की और ले सकते हो, लेकिन सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही आपको मिलेगी, न्यू टैक्स रिजीम में आपको नहीं मिलेगी। हम बात करते हैं, अभी हम बात कर रहे थे अगर एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया हो एनपीएस में। अब हम बात करें अगर आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया हो एनपीएस में, तो उस केस में भी आपको डिडक्शन जो है मिल जाएगी। यहाँ पर है अमाउंट कितना कंट्रीब्यूटेड हुआ है, या फिर अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है तो 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए देखना है। अगर आपकी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो उसके इसमें आपको 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए देखना है, जो भी लोअर है। जितना आपने कंट्रीब्यूट किया अमाउंट या फिर इनमें से जिस भी क्राइटेरिया में आप फॉल करते हो उसमें जो भी लोअर अमाउंट आएगा उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया, और ये आपको ओल्ड में भी मिलेगी और न्यू में भी मिलेगी। देखो न्यू में बहुत ही कम ऐसे डिडक्शन एग्जाम्पशन है जो मिलती है, लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर एनपीएस में डिपॉजिट कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उस केस में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। एंड हमारा है 80D। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कोई पे किया हो सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, तो उस केस में आपको 25,000 तक की जो है मिल जाती है। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपको 50,000 तक की मिल जाती है। और अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए लिया है तो उस केस में आपको 25,000 प्लस 25,000 और मिल जाएगी। लेकिन आपके अगर आपके पेरेंट जो है सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपको 50,000 तक की डिडक्शन और मिल जाएगी। तो देखो आप 25 अपने स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन प्लस 25 अपने पेरेंट्स के लिए भी ले सकते हो। और इन केस अगर आप दोनों ही सीनियर सिटीजन में कवर होते हो तो आपकी जो लिमिट है वो 50 प्लस 50 हो जाती है 1 लाख रुपए। लेकिन आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया होना चाहिए, और अगर आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 ही पे हुआ है तो उस केस में आपको 20,000 तक की ही मिलेगी। मतलब यहाँ पर अप टू है, विच एवर इज लोअर। चाहे आपका प्रीमियम, अगर आपने प्रीमियम पे किया था 30,000 और आपकी जो एज थी वो 60 ईयर से कम थी, तो उस केस में जो है आपको 25,000 तक की ही मिलेगी। क्लियर, यहाँ पर आपको फंडा समझ आ गया होगा, विच एवर इज लोअर। चाहे आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जितना पे किया या फिर 25,000 और 50,000 एज द केस में। देन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी मिल जाएगी 5,000 की, लेकिन ये जो 5,000 है ये ऊपर वाली लिमिट में ही इंक्लूड है। मतलब इन तीनों केसेस में जो मैक्सिमम डिडक्शन है, मतलब इन केसेस में जो मैक्सिमम डिडक्शन है 25,000 या फिर 50,000, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। सपोज अगर आपने 20,000 रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था तो उस केस में आप 5,000 की और डिडक्शन ले सकते हो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में। लेकिन अगर जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन ही 25,000 ले ली है तो उस केस में आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की डिडक्शन आप नहीं ले सकते। और मेडिकल एक्सपेंडिचर की भी डिडक्शन मिल जाएगी सिर्फ सीनियर सिटीजन के केस में। इसमें एक और ऑब्लिगेशन होती है कि अगर हमें इंश्योरेंस कंपनी से कोई पैसा नहीं मिला तो ही हमें 50,000 की डिडक्शन मिलती है, अदरवाइज ये डिडक्शन नहीं। तो क्लियर, यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन 80D भी। 80DD मेडिकल कोई ट्रीटमेंट के लिए आपने कुछ एक्सपेंडिचर किया है हैंडीकैप डिपेंडेंट का, जो कोई हैंडीकैप जो कि आप पे डिपेंडेंट हो, या फिर आपने पेमेंट किया है स्पेसिफाइड स्कीम में फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट, तो उस केस में आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है डिडक्शन मिल जाएगी। अगर डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा है, 40% या फिर 40% से ज्यादा है लेकिन 80% तक है, तो उसके में 75,000 की मिल जाएगी। अगर डिसेबिलिटी 80% या फिर 80% से ज्यादा है तो उस केस में 1,25,000 की डिडक्शन आप इजिली जो है क्लेम कर सकते हैं। देन 80DDB में क्या है, अगर आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है खुद के लिए या फिर डिपेंडेंट किसी रिलेटिव के लिए जो कि डिसीज स्पेसिफाइड है रूल 11DD में, ठीक है, जैसे कि कैंसर वगैरह, इसमें काफी सारे डिसीज लिखा हुआ है, तो उस केस में आपको डिडक्शन मिलेगी ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलेगी सिर्फ। अगर आपकी जो एज है वो 60 ईयर से कम है, मतलब आप सीनियर सिटीजन नहीं है, तो उस केस में लोअर ऑफ 40,000 और द एक्चुअली अमाउंट पेड की मिलेगी। और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपको 1 लाख या फिर आपने एक्चुअली अमाउंट जो पेड किया है तो विच एवर इज लोअर, तो इस केस में आपको 80DDB में डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन उन्हीं डिसीज की मिलेगी जो कि रूल 11D में स्पेसिफाइड है उसी डिसीज के खर्चा कराने की। देन है, अगर आपने इंटरेस्ट पेड किया है, लोन लिया है हायर एजुकेशन के लिए खुद के लिए या फिर रिलेटिव के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने चिल्ड्रन के लिए, तो उस केस में आपको डिडक्शन मिल जाएगी ओल्ड टैक्स रिजीम में। कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन जो अमाउंट है इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन सिर्फ 8 साल तक, असेसमेंट ईयर 8 साल
8 साल तक ही मिलेगी उसकी, जो भी आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हो उस एजुकेशन लोन। देन है सेक्शन 80 इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन। देखो हमने अभी बात की थी सेक्शन 24B में बात की थी इसके बारे में कि अगर हम हाउसिंग लोन लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसके डिडक्शन भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एक और सेक्शन है 80 लेकिन इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। एक तो इसमें डिडक्शन जो है 50,000 तक की ही मिलेगी और आपका जो लोन है 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च तक ही होना चाहिए। आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है 50 लाख तक एक्सीड नहीं होनी चाहिए, 50 लाख से ज्यादा, और जो अमाउंट है लोन का वो 35 लाख या 35 लाख से कम होना चाहिए, तो ही आपको 80 में डिडक्शन मिलेगी। देखो 24B भी, जो 24B में हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, तो उसमें कोई भी ऐसी कंडीशंस नहीं एप्लीकेबल थी हमारे ऊपर। लेकिन अगर 80 में हम डिडक्शन लेते हैं तो उस केस में हमें चेक करनी पड़ेगी हम कहीं इसमें फॉल करते हैं, तभी हम ले सकते हैं और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलेगी इसकी डिडक्शन। देन है सेक्शन 80EE इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन। वही इसमें भी कुछ ई में भी कुछ कंडीशंस है जो हमने डिस्कस कर ली, ईईए में भी कुछ कंडीशंस है। 1.5 लाख तक की ही मिलेगी, ऊपर क्या था 50,000 तक की थी। ये लोन आपका 2019 से लेकर मार्च 2022 के बीच में ही आपका सेंशन होना चाहिए। जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और ये भी सिर्फ आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलेगी, न्यू टैक्स रिजीम में आपको नहीं मिलेगी। देन हम बात करते हैं 80EEB की इंटरेस्ट पेड ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन। अगर कोई आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन लिया है, जो गवर्नमेंट है इसको भी प्रमोट करने के लिए इस पे भी उन्होंने छूट दे दी है, तो इंटरेस्ट पेड किया है अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन के लिए तो उसको हम ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलेगी। लोन इज अप्रूव्ड बिटवीन 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में होना चाहिए। सिर्फ पर्सनल यूज के भी हो सकता है, बिजनेस यूज भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और 1.5 लाख तक की इसकी हमें रिडक्शन मिल जाएगी। यहाँ पर देन बात करते हैं M80G की। तो यहाँ पर डोनेशन अगर हम स्पेसिफाइड फंड्स को, इंस्टीट्यूशंस को करेंगे तो हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है डिडक्शन मिल जाती है। देखो इसमें 4 कैटेगरीज होती है, तो जिसमें हम फॉल करते हैं उसी रेलिवेंस में हमें डिडक्शन मिलती है। तो 100% भी मिल जाती है, 50% भी मिल जाती है, किसी क्वालिफाइंग अमाउंट की भी मिल जाती है। तो डिपेंड करता है कि वो वाला जिसमें हम इंस्टीट्यूशन में हमने डोनेशन किया है वो किसमें फॉल करता है। लेकिन अगर आप कैश में डोनेशन कर रहे हो तो आपको डिडक्ट कैश में डोनेट की गई डोनेशन आपको सिर्फ 2,00,000 तक ही अलाउड है, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। अगर आप ज्यादा करोगे तो आपको डोनेशन नहीं मिलेगी। तो प्रेफर किया जाता है बैंकिंग मोड से ही करो, आप चेक से करो, ऑनलाइन करो, इस टाइप की ट्रांजेक्शन करो, लेकिन कैश से 2,000 से ज्यादा मत करो। देन आपका आता है सेक्शन 80GG। अगर आपने हाउस रेंट पेड किया है, देखो क्या होता है कभी कभार कि जो आप कहीं एम्प्लॉय होते हैं तो आपकी जो सैलरी के ब्रेकअप में एचआरए नहीं होता, तो इसलिए आप एचआरए की डिडक्शन जो है नहीं अवेल कर पाते, तो उस केस में आप 80G में डिडक्शन जो है वो ले सकते हो। देखो यहाँ पर आपने कोई हाउस रेंट पे किया है तो उस केस में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आप सैलरीड पर्सन हो या फिर बिजनेसमैन भी हो तब भी आपको मिल जाएगी, आपका खुद का ही बिजनेस हो। और अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो उस केस में आपको एचआरए नहीं मिला हो तभी आप सेक्शन 80GG में आ सकते हैं। इस केस में भी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलेगी। यहाँ पर भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 5,000 पर मंथ, 5,000 इंटू 12, 60,000 रुपए, और 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम के क्या मतलब है, जितनी आपकी टोटल इनकम आई है उसमें से हमें एसटीजी जितना भी, अगर हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हम उसमें से डिडक्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी डिडक्ट करेंगे, और सारे जो डिडक्शन है हम 80C से 80U तक सारे डिडक्शन डिडक्ट करके फिर जो हमारा अमाउंट आएगा उसको हम बोलते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम। उसका 25% हमें कैलकुलेट करना है, या फिर रेंट पेड जितना हमने किया माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। तो इन सब कैलकुलेशन करके इन तीनों में से जो भी लोअर अमाउंट आएगा उसको हम 80GG की डिडक्शन जो है उस इजिली जो है अवेल कर सकते हैं। देन हमारा 80GG की, अगर हमने साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट में कोई डोनेशन दी है तो उसकी भी हमें डिडक्शन मिल जाती है, सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलती है, न्यू में नहीं मिलती। और ऑल एसएससी एक्सेप्ट दोस्त जिनकी जो इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से अलग है उन्हीं को ही मिलेगी। मतलब अगर आप बिजनेसमैन है या फिर अगर आपका प्रोफेशन है तो उस केस में आपको 80GG की डिडक्शन, जीजीए की डिडक्शन नहीं मिलेगी। जितना आपने अमाउंट डोनेट किया है उस पूरे अमाउंट की मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर भी आपको कैश जो है 2,000 से ज्यादा अलाउड नहीं है। अगर आप डोनेशन कैश में 2,000 से ज्यादा करते हो तो आपको डिडक्शन नहीं अलाउड की जाए। देन है 80GG भाई कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल पार्टी की भी रिडक्शन मिल जाती है। जैसे अगर आप बीजेपी वगैरह किसी भी आम आदमी पार्टी को, इन पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन करते हो तो उस कंट्रीब्यूशन के डोनेशन भी मिल जाती है, सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलती है। और यहाँ पर क्या है 100% जितना आपने अमाउंट कंट्रीब्यूट किया उतनी ही मिल जाएगी। लेट्स एग्जांपल अगर आपने 10 लाख
अमाउंट कंट्रीब्यूट किया ना, तो अगर आपकी 15 लाख की इनकम है तो 10 लाख भी आपके माइनस हो जाएंगे। नो डिडक्शन अवेलेबल फॉर कंट्रीब्यूशन मेड इन कैश। अगर आपने कैश में कुछ किया, यहाँ पर तो 2000 की लिमिट फिर भी दी हुई थी, लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आप कैश में करते हो डोनेशन, तो आपको कुछ भी अलाउड नहीं किया जाएगा। देन है एटीटीटी की हर पर्सन का जो है सेविंग अकाउंट होता है, तो सेविंग अकाउंट से भी हमें इंटरेस्ट इनकम मिलती है। तो अगर आप कोई अगर आप जो है सीनियर सिटीजन नहीं है, आपकी एज 60 ईयर से कम है, तो उस केस में आपको 10,000 तक की डिडक्शन मिल जाती है। लेट्स एन एग्जांपल, अगर आपको 15,000 इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट से, तो 10,000 पे आपको कोई टैक्स नहीं देना, सिर्फ आपको 5,000 पे ही टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके भी फुल फ्लेज वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल दिया, उसका लिंक मैं आई पिन कमेंट में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। देन जो है एटीटीटीबी में, जैसे ये किस लिए होता है, अगर आप जो है आपकी 60 ईयर या फिर 60 ईयर से अबव है, तो उस केस में यहाँ पर एटीटीटीए में सिर्फ सेविंग अकाउंट की बात की हुई थी, लेकिन टीटीबी में आपको सेविंग की भी, फिक्स डिपॉजिट्स की भी, आरडीज की भी, सबको ही बात की हुई है। और यहाँ पर सिर्फ 10,000 का अमाउंट है, यहाँ पर सिर्फ 50,000 का अमाउंट हो गया। तो अगर आपकी इन तीनों ही डिपॉजिट से आपकी जो इनकम है वो 1 लाख रुपए आ रही है, तो उस केस में आप 50,000 पे आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 50,000 पे ही करना पड़ेगा। और ये दोनों ही केसेस सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही एप्लीकेबल है, न्यू टैक्स रिजीम में हमको नहीं मिलेगी। देन जो है डिसेबल इंडिविजुअल्स को भी दी जाती है ओल्ड टैक्स रिजीम में। अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75,000 की, अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो मतलब कि 80% या फिर ज्यादा है, तो उस केस में आपको 1.25 लाख की जो डिडक्शन है वो मिल जाती है। तो यहाँ पर एक एडिशन पॉइंट और मैं डिस्कस करूंगी। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं, तो उस केस में अगर आपकी जो 5 लाख अप टू 5 लाख तक की इनकम है, उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना। अगर आपकी 5 लाख 1 रुपए भी होती है, तो आपको जाना पड़ेगा स्लैब रेट में, स्लैब रेट में चेक करके अपना जो टैक्स निकालना पड़ेगा। तो अप टू 5 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं, तो आपकी जो इनकम 7 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना, अप टू 7 लाख तक। इन केस अगर आपकी जो 7 लाख 10 रुपए भी होती है, तो उस केस में आपको जाना पड़ेगा स्लैब रेट में, स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली आपको अपना टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बात करें सिर्फ अप टू 5 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं है, 7 लाख तक है तो कोई भी टैक्स नहीं है। इसकी फुल फ्लेज वीडियो मैं अपने चैनल पे डाल रखी है, उसकी दूंगी, आई पिन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। देन जो है गिफ्ट अगर हमें रिलेटिव से मिला है, दोनों ही टैक्स रिजीम में एग्जाम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं है। अगर नॉन रिलेटिव से मिला है, तो उस केस में 50,000 तक एग्जाम्प्ट है, लेकिन 50,000 से ज्यादा मिलते ही वो हो जाएगा टैक्सेबल। ये भी दोनों टैक्स रिजीम में। तो यहाँ पर मैंने एक टैक्स रेट्स की भी वीडियो बना रखे, कितना टैक्स रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा इनकम वाइज, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको ये समझ आया होगा कौन कौन से डिडक्शन जो है आप इजीली अवेल कर सकते हो और अपना टैक्स सेव कर सकते हो। अगर इस टॉपिक पे आपके कुछ डाउट्स है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, मेल भी कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, प्लस आपकी नॉलेज इनहेंस हो रही है, तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। थैंक्स। अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं, तो मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपना नंबर जो है वो मेंशन कर दिया। थैंक यू।